हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर डेली लिटरेचर और ग्रामर दोनों के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाते हैं। तो आज हम फिर से लिटरेचर का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। और अगर इससे पहली वीडियोस को जिसने नहीं देखा है तो वो इस चैनल पर जाकर उन्हें देख सकता है। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। और जैसा कि मैं टॉपिक वाइज सीरीज़ भी शुरू कर चुकी हूँ। मेरी पहली वीडियो जो जस्टिस नामक टॉपिक पर थी वो आपने देख ही ली होगी, और जिसने नहीं देखी है तो वो उसे जाकर देख सकता है। मैंने उसे कंप्लीट डिटेल में कराया है। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज द टेरेसा राइमा इज अ स्टेंजा ऑफ। बताइए, टेरेसा राइमा जो होता है वो कितनी लाइन का स्टेंजा होता है? 4 लाइन स्टेंजा, 5 लाइन स्टेंजा, 3 लाइन स्टेंजा या 2 लाइन स्टेंजा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, देखिए, टेरेसा राइमा कहते हैं हम 3 लाइन स्टेंजा को। ओके, 3 लाइन स्टेंजा जिसे हम टर्सेट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? टर्सेट या फिर ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट ये भी कहा जाता है। ठीक, अब अगर हम बात करें द टर्सेट और ट्रिपलेट की, इज अ स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स। ओके, टर्सेट और ट्रिपलेट क्या होते हैं? ये ऐसे स्टेंजाज होते हैं जो 3 लाइन के स्टेंजाज होते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 2 है ब्लैक शीप। इसका मीन्स बताना है। व्हाट डज इट मीन? ऑप्शंस हैं आपके पास। अ बैड कैरेक्टर, शीप ऑफ ब्लैक कलर, अ हम्बल पर्सन, अ नेचुरल क्रीचर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। What is the correct answer? Black sheep means क्या होता है? Yes, black sheep means होता है a bad character. ठीक है, a person who had bad character, that is called black sheep. Okay, now moving to the next question. Yes, question number 3 is which of the following were Charles Lamb's very good friend? बताइए, नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा राइटर था जो चार्ल्स लैम्ब का बहुत ही अच्छा दोस्त था, बहुत ही अच्छा मित्र था? ऑप्शंस हैं आपके पास। वर्ड्सवर्थ यानी विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैली, एस.टी. कॉलरिज, जॉन कीट्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। चार्ल्स लैम्ब के बहुत ही ग्रेट फ्रेंड रहे, कौन थे ये? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, ये फ्रेंड थे एस.टी. कॉलरिज के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, चार्ल्स लैम्ब वाज अ लाइफ लॉन्ग एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ एस.टी. कॉलरिज। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 4 इज द एपिक, सॉरी एक मिनट। यस, द एपिक इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू बुक्स। बताइए, जो एपिक होता है वो मोस्टली कितनी बुक्स में डिवाइडेड होता है? ऑप्शन है 12 बुक्स में, 24 बुक्स में, 10 बुक्स में या फिर 15 बुक्स में। यूजुअली मतलब सामान्यतः एपिक को टोटल कितनी बुक्स में डिवाइड किया जाता है, कितनी बुक्स में लिखा जाता है, ये आपको बताना है। जैसे अगर एपिक क्या होता है? वैसे एपिक कहते हैं हम किसी लॉन्ग नरेटिव पोएम को, या फिर एक ऐसी पोएम, या फिर ऐसा कह लीजिए कि एक ऐसी स्टोरी जिसे लिरिक फॉर्म में लिखा गया हो, जिसे पोएट्री के फॉर्म में लिखा गया हो, उसे हम एपिक कहते हैं। एपिक में एक कोई ना कोई स्टोरी जरूर निहित होती है। जैसे अगर हम रामायण और महाभारत की बात करें तो वो अगर हालांकि वो श्लोक में लिखे हुए हैं तो उसे भी हम क्या कहेंगे? वो भी हमारे क्या है? एपिक है। ओके, और अगर हम ग्रेट एपिक की बात करें तो एपिक में किसका नाम ज़्यादा आता है? पैराडाइज लॉस्ट,
दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट एपिक। ओके, और अगर मोक एपिक की बात करें, मोक एपिक मतलब बहुत छोटे से पॉइंट को लेकर, बहुत छोटे से टॉपिक को लेकर एक बड़ा सा महाकाव्य लिख देना, ये बड़ा चढ़ा कर कहना, उसे हम मोक एपिक का नाम देते हैं। ठीक है, मतलब मजाकिया वे में प्रस्तुत किया जाता है। तो अगर मोक एपिक की बात करें तो वो किसका है? अलेक्जेंडर पॉप का। जैसा कि आप सभी को पता है कौन सा है? रेप ऑफ द लॉक। ओके, तो यूजली एपिक टोटल कितनी बुक्स में लिखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज, ठीक है, आंसर है हमारा 12। एपिक इज यूजली डिवाइडेड इनटू 12 books. Okay, now moving to the next question. Yes, question number 5. The occurrence of the same letter or sound at the beginning of the adjacent words is. बताइए, occurrence मतलब कहते हैं कि होना या फिर पाया जाना, ठीक है, of the same letter और sound, किसी सेम लेटर का बार बार आवर्ती, ठीक है, किसी सेम लेटर की बार बार आवर्ती या फिर किसी साउंड की एडजेसेंट वर्ड्स के शुरुआत में, ठीक है, बार बार आवर्ती होना, तो उसे क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन, असोनेंस, हाफ राइम या फिर राइम। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एडजेसेंट वर्ड्स, व्हाट डज इट कॉल्ड? Yes, it is called alliteration. Option number A is the right answer. ठीक है, alliteration और assonance में अंतर क्या है इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, just a minute. Yes, next slide. Yes, हाँ, तो हम कह रहे थे alliteration और assonance में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, तो alliteration जब रेपिटेशन जो हो, जो साउंड्स में रेपिटेशन आने वाली है, वो रेपिटेशन अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स की है, ठीक है, अगर वो रेपिटेशन कॉन्सोनेंट साउंड्स की है तो उसे हम बोलते हैं एलिटरेशन। ओके, और अगर वो रेपिटेशन वाउल साउंड की होती है, वाउल साउंड की रेपिटेशन है, तो तब हम उसे कहते हैं एसोनेंस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 6 इज हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। बताइए, कॉमनवेल्थ के आदर्शों को कौन डिस्क्राइब करता है टेम्पेस्ट में? टेम्पेस्ट किसका वर्क है? वेरी इजी क्वेश्चन, किसका वर्क है ये? शेक्सपियर का वर्क है। और उसका जॉनर क्या है बताइए? ये ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, या फिर रोमांस है, या फिर रोमांटिक कॉमेडी है, या ट्रेजिक कॉमेडी है? किस तरीके का वर्क है ये? ठीक है, लिखा किसने है? शेक्सपियर ने। सोचिए और आंसर कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ। तो टेम्पेस्ट में आइडियल कॉमनवेल्थ को कौन डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन है आपके पास फर्डिनेंड, प्रॉस्पेरो, मिरांडा, गोंजालो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, जो कॉमनवेल्थ को डिस्क्राइब करता है वो है गोंजालो। ठीक है, गोंजालो इज द मोस्ट फेमस कैरेक्टर ऑफ द टेम्पेस्ट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन विच मैगजीन डिड लैम्ब्स एसे फर्स्ट टाइम अपीयर। बताइए, लैम्ब के यानी कि चार्ल्स लैम्ब के ने जब अपने एसे लिखना शुरू किया था तो सबसे पहले वो किस मैगजीन में पब्लिश हुए थे? ऑप्शन है आपके पास ब्लैक बोर्ड्स मैगजीन, लंदन मैगजीन, क्वार्टरली मैगजीन, एरियल। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? और देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे वो इंग्लिश का कोई भी एग्जाम हो, चाहे जीआईसी के एग्जाम में पूछे गए हो, यूपीटी जीडी पीजीटी में पूछे गए हो। ठीक है, इससे अलग अगर हम जीडीसी वाले फॉर्म की बात करें, मतलब एग्जाम की बात करें, उससे भी कुछ क्वेश्चन है। ओके, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? कौन सी मैगजीन थी वो जिसमें चार्ल्स लैम्ब के एसेस को पहली बार पब्लिश किया गया
तो वो थी लंदन मैगजीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपको बताना है चार्ल्स लैम्ब्स के जो एस्से उन्होंने लिखना शुरू किया था वो कब किया था? यस, शुरुआत की थी इन्होंने 1820 से। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 8 इज द ओल्ड मैन एंड द सी इज अ नॉवल रिटन बाय, बताइए, द ओल्ड मैन एंड द सी इज अ नॉवल, ये नॉवल किसके द्वारा लिखा गया है? अच्छा, इसका जो मेन लीडिंग कैरेक्टर है उसका नाम क्या है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। ओके, तो बताइए, द ओल्ड मैन एंड द सी, हु इज द राइटर? यस, दिस इज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। ओके, ये कैसे राइटर थे बताइए? ये कैसे, इंडियन राइटर थे या फिर अमेरिकन राइटर थे? कौन थे? अर्नेस्ट हेमिंगवे। यस, ही इज एन अमेरिकन राइटर। ओके, और इनका ही ये बहुत ही फेमस वर्क है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट ऑथर्ड बाय शैली? बताइए, इस विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट ऑथर्ड बाय शैली? इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो पीवी शैली द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन है आपके पास क्वीन मैप, हाइपीरियन, अलस्टर, द चिंची। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग छाटें तो द चिंची बहुत ही फेमस वर्क है पीबी शैली का, ठीक है। अलस्टर, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू शैली। नाउ क्वीन मैब, इट इज आल्सो रिटन बाय शैली। ओके, लेकिन हाइपीरियन, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ पीबी शैली। ओके, हाइपीरियन किसने लिखा है वैसे? हु इज द राइटर ऑफ हाइपीरियन? यस, हाइपीरियन इज द वर्क ऑफ जॉन कीट्स। ओके, जॉन कीट्स का ये वर्क माना जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 10 इज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से इज, वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए, ये लास्ट ईयर भी पूछा गया है यूपीटीजीटी में क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए, द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से? मॉन्टेग, बेकन, चार्ल्स लैम्ब, विटमैन। What is the correct answer? Who is known as the father of English essay? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, और साथ ही साथ आपको बताना है द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। बताइए, इंग्लिश एसेज के प्रिंस किसे कहा जाता है और फादर किसे कहा जाता है? तो देखिए, फादर ऑफ इंग्लिश एस्से हैं बेकन, ऑप्शन नंबर बी, एंड प्रिंस ऑफ इंग्लिश एस्सेज चार्ल्स लैम्ब, ओके, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेकन, फ्रांसिस बेकन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज हु रोट दी सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? बताइए, बहुत ही फेमस वर्क है ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, किसने लिखी है ये बुक? ऑप्शन है आपके पास AC ब्रैडली, एडवर्ड ब्रैडली, या फिर FH ब्रैडली, डॉक्टर हेनरी ब्रैडली। हु इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस,
देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी ब्रैडली। ठीक है, लेकिन इसमें आपको याद रखने वाली क्या बात है कि आपको राइटर का पूरा नेम पता होना चाहिए, क्योंकि आपको देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए हर एक ऑप्शन में आपको ब्रैडली ऐड करके दिया हुआ है, जिससे कि कंफ्यूज हो जाए स्टूडेंट और गलत आंसर कर दें। इसलिए सिर्फ ब्रैडली नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है ए सी ब्रैडली। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, question number 12 is elegies and sonnets are two types of। बताइए किसके टाइप्स होते हैं ये? ऑप्शंस हैं आपके पास एस्से के, फिक्शन के, बायोग्राफीज के या पोएम्स के। तो बताइए इलेजीज एंड सोनेट्स किसके टाइप्स होते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, जैसा कि आप पहले से शुरुआत से ही पढ़ते हैं हम कि सोनेट क्या होता है। सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम। ओके, 14 लाइन पोएम ही तो होती है सोनेट। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सोनेट इज अ शॉर्ट पोएम या लिरिक पोएम। ओके, तो जब ये पोएम है तो किसका हिस्सा होगी? पोएम्स का ही हिस्सा होगी। दैट इज आल्सो मीन्स टू इलेजी। ठीक है, अब इलेजी भी रिलेटेड है पोएम से ही। ठीक है, कोई भी अगर सैड सॉन्ग है और वो पोएट्री के वे में लिखा जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेजी बोलते हैं। तो इलेजी और सोनेट दोनों ही किसके पार्ट हुए? पोएम्स के पार्ट्स हो गए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 13, a poem consisting of 4 lines or 4 line of a poem that can be considered as a unit। देखिए इसमें कहा गया है कि एक ऐसी पोएम जिसमें 4 लाइन हो, 4 लाइन की कोई कविता हो, या फिर उस पोएम में एक स्टेंजा 4 लाइन का हो। ठीक है, पोएम का हर एक स्टेंजा 4 लाइन का हो, तो उस स्टेंजा को जो 4 लाइन का है उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन है आपके पास कपलेट, हैकू, क्वाट्रेन, लिरिक। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। 4 लाइन स्टेंजास आर नन एज, यस, 4 लाइन स्टेंजा को हम क्या कहते हैं? क्वाट्रेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और कपलेट किसे कहा जाता है? यस, कपलेट इज 2 लाइन स्टेंजा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 14 इज द स्टेटमेंट इफ आई टोल्ड यू वंस आई हैड टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, ओके, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर एग्जाम्पल जो पूछा गया है ना, आपको फिगर ऑफ स्पीच से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका फिगर्स ऑफ स्पीच से है। ठीक है, तो उसमें से आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है इफ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, ये क्या है? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये? ऑप्शन है आपके पास अंडरस्टेटमेंट, हाइपरबोली, टोन, सटायर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम सेंटेंस का मीनिंग समझें तो इसमें क्या कहा जा रहा है? चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है। ठीक है, इफ़ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, तो ये तो बिल्कुल ना के बराबर होगी चीज़। ठीक है, इम्पॉसिबल ही है। ठीक, तो ये चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ये है हाइपरबोली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, शैलीज पोएम एडोनियस इज अ, बताइए शैली ने एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा है जिसका नाम है एडोनियस, और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फॉर इंग्लिश लिटरेचर। एंड ये क्या है? इसका जॉनर क्या है? ऑप्शन है आपके पास अ बैलेड, एन ओड, एन आइडल, एन इलेजी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ये क्या है? ये एक बैलेड है, एक ओड है, आइडल है, या फिर इलेजी है? यस, एडोनियस क्या है? ये एक इलेजी है। और शैली ने किसकी डेथ पर लिखी थी ये? बताइए। यस, ये शैली ने लिखी थी एडोनियस जॉन कीट्स के लिए। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। यस, 16 नंबर क्वेश्चन है द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप
अकर इन विच पोएम, बताइए ये लाइन कौन सी पोएम में आपको देखने को मिलेगी? एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ऑप्शन है आपके पास द रोड नॉट टेकन, बी है स्टॉपिंग बाई बर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, सी है द ऑनसेट एंड द वंस बाय द पैसिफिक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये लाइन किससे बिलोंग करती है? यस, ये लाइन है स्टॉपिंग बाई बर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग की। ओके, ये टाइटल है पोएम का, स्टॉपिंग बाई बर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। और किसने लिखी है ये? यस, ये वर्क है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये लिखी है। ठीक है, और पंडित नेहरू की ये सबसे फेवरेट पोएम है। ठीक है, उन्होंने इसी पोएम से अपने अंदर, मतलब इस पोएम के आदर्शों को उन्होंने चुना है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 17 इज हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। बताइए विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर? ऑप्शन है आपके पास डी क्विंसी, कॉलरिज, शैली, मैथ्यू आर्नोल्ड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, जैसे शेक्सपियर के बारे में भी काफ़ी क्रिटिक्स ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, तो वो कमेंट्स भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसी तरीके से वर्ड्सवर्थ के विषय में ये किसने कहा है? अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। यस, ये कहा है थॉमस डी क्विंसी ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। देखिए यहाँ पर कुछ वर्क दिए गए हैं और उनकी रिटन डेट दी हुई है। ठीक है, और उन्हें मैच करना है, जो मिसमैच्ड है उसको बताना है। ऑप्शन है आपके पास हेमलेट 1601, ट्वेल्थ नाइट 1601, सिम्बेलिन 1608 एंड द टेम्पेस्ट 1611। सोचिए और आंसर कीजिए, किसका पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, अगर देखिए बेसिकली देखा जाए तो टेम्पेस्ट की रिटन डेट यही है 1611। अगर हम ट्वेल्थ नाइट की बात करें तो ये 1601 है, एंड हेमलेट की बात करें इट इज़ आल्सो 1601। लेकिन सिम्बेलिन 1608 ना होकर इसका है 1611। यस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा करेक्ट है? सॉरी, एक मिनट। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1608 ना होकर इसकी डेट है 1611 की। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो इन 1623। ठीक है, अब ये मतलब रिटन तो हुआ था 1611 में, लेकिन इसकी पब्लिकेशन डेट क्या मानी जाती है? 1623, जो फर्स्ट फोलियो आया था शेक्सपियर के विषय में उसमें। ठीक है, और किसने पब्लिश किया था? ये हेमिंगसेट कॉन्डेल ने। ठीक है, और सिम्बेलिन क्या है, इसका जॉनर क्या है? इट इज अ ट्रेजेडी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल ऑफ अ प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? ऑप्शन है आपके पास हेनरी 6th, हेनरी 8th, हेनरी 4th, हेनरी 7th। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए अगर शेक्सपियर के वर्क की बात करें तो शेक्सपियर ने हेनरी 4th को लिखा है, हेनरी 4th। ठीक है, हेनरी 4th को इन्होंने कितने पार्ट्स में लिखा है शेक्सपियर ने? इन्होंने लिखा है 2 पार्ट्स में। ठीक है, शेक्सपियर ने हेनरी 4th को लिखा 2 पार्ट्स में। अगर हम हेनरी 6th की बात करें तो शेक्सपियर ने इसे 3 पार्ट्स में लिखा है, और हेनरी 8th को लिखा है, लेकिन हेनरी 7th का जिक्र कभी नहीं आता शेक्सपियर के वर्क्स में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हेनरी
7th. Now moving to the next question. Yes, question number 20. Which of the following works of Shakespeare is written in 6 lines stanza and shows decided signs of immaturity? बताइए, शेक्सपियर का ऐसा कौन सा वर्क है जो 6 लाइन स्टेंजा में लिखा है और इमेच्योरिटी दिखाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन है आपके पास पैशनेट पिलग्रिम, रेप ऑफ लुक्री, वीनस एंड एडोनियस, नन ऑफ द अबव. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीनस एंड एडोनियस. देखिए, वीनस और एडोनियस को शेक्सपियर की एक लॉन्ग नरेटिव पोएम माना जाता है जिसे 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है. और अगर कोई पोएम 6 लाइन स्टेंजा में होती है तो स्टेंजा को क्या कहते हैं? सिस्टा राइमा. ओके, सिस्टा राइमा. ठीक है, 6 लाइन स्टेंजा पोएम इज नोन एज सिस्टा राइमा. अ क्वाड्रेन, अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब 6 लाइन किस तरीके से होती है इसमें? तो एक तो होता है क्वाड्रेन, ठीक है, जो 4 लाइन स्टेंजा होता है, एक तो हो गया क्वाड्रेन. और नेक्स्ट एक होता है कपलेट जो 2 लाइन स्टेंजा होता है. ठीक है, इससे मिलकर टोटल 6 लाइन्स बनती हैं, एक क्वाड्रेन एक कपलेट. ओके, और इसकी टोटल लाइन्स की बात करें तो टोटल लाइन्स कितनी है? देखिए, इसमें टोटल 199 स्टेंजाज हैं. ठीक है, वीनस एंड एडोनियस में. अब लाइन आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक स्टेंजा में अगर 6 लाइन है तो टोटल कितनी लाइन्स हो गई. ओके, तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ? बताइए, इनमें से कौन सा प्ले है जो मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन है आपके पास मैरी वाइफ ऑफ विंडसोर, अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम, एंटनी क्लोपेट्रा, विंटर्स टेल. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैरी वाइफ ऑफ विंडसोर. ठीक है, मैरी वाइफ ऑफ विंडसोर. ये बेसिकली पब्लिकेशन डेट मानी जाती है इसकी 1602 की, लेकिन कहा जाता है कि ये बहुत पहले ही लिख दिया गया था, यानी कि इसके रिटन डेट हम 1597 से पहले की समझ सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 22. द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन. देखिए, यहाँ पर हम जॉन मिल्टन के जो वर्क नहीं है उसके बारे में बात करेंगे. द वर्क विच इज नॉट जॉन मिल्टन. ठीक है, यहाँ पे इसे कट कर देते हैं. इनमें से आपको ये बताना है कि जॉन मिल्टन ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है. ठीक है, विच वर्क इज नॉट रिलेटेड टू मिल्टन. अब बताइए कौन सा वर्क मिल्टन से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन है आपके पास ऑफ एजुकेशन, एरोपेजिटिका, ऑन शेक्सपियर, एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड. क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, अगर हम बात करें ऑन एजुकेशन की, तो ऑन एजुकेशन यस मिल्टन ने लिखा है. एरोपेजिटिका आल्सो रिटन बाय मिल्टन एंड ऑन शेक्सपियर इज आल्सो रिटन बाय मिल्टन. तो ये तीनों वर्क मिल्टन के हैं. लेकिन अगर ऑप्शन डी की बात करें, एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड, ये जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड. ओके, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं क्वेश्चंस को. आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और आप डेली मेरे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चल रही हूँ। जैसे कि ग्रामर के प्रैक्टिस सेट मैं अलग से सॉल्व करा रही हूँ आपको, लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट अलग से सॉल्व किए जा रहे हैं, साथ में हम टॉपिक वाइज वीडियोज़ भी ला रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन भी कर सकते हैं कि आपको मेरी जो एक्सप्लेन वीडियो है जस्टिस जॉन गाल्सवर्दी ने जो वर्क लिखा है जस्टिस, उसको लेकर जो मैंने बनाई है, अगर आपने उसे देखी है तो प्लीज़ सजेस्ट करें कि आपको उसमें कोई सुधार चाहिए या करेक्ट है। ठीक है, आपको वो वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आप किसी टॉपिक को स्पेशली पढ़ना चाहते हैं तो उस टॉपिक को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।